प्रिय विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM वाणिज्य संकाय, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय बीकानेर से मैं आपको आज के विषय मांग का नियम, मांग की लोच व प्रभावपूर्ण मांग तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मांग का नियम अर्थशास्त्र का सार्वभौमिक नियम है। इसी के द्वारा आज देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सभी आर्थिक गतिविधियां मांग के नियम पर लागू होती है। मांग का नियम अर्थशास्त्र में सार्वभौमिक नियम है। कुछ भी हो जाए, मांग का नियम लागू होता ही है। और मांग का नियम बहुत ही सरल है कि ऊंची कीमत पर हम कम वस्तु खरीदते हैं और नीची कीमत पर वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं। अर्थात महंगी होगी कम खरीदेंगे, सस्ती होगी ज़्यादा खरीदेंगे। जैसा कि तालिका में स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत 5, 10, 15, 20 रुपये बढ़ रही है तो खरीदी जाने वाली मात्रा 500, 400, 300, 200 हो गई है। इस प्रकार ऊंची कीमत पर मात्रा कम खरीदते हैं और नीची कीमत पर मात्रा ज़्यादा खरीदते हैं। इस कारण से मांग रेखा बाएं से दाएं गिरती है और बाएं से दाएं ये हर चैप्टर हो उसमें गिरती हुई होगी और आधारभूत ही नियम है। इसके अपवाद केवल 7-8 है जिसका महत्व कोई विशेष नहीं है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। पहली बात याद रखने की है, गुणात्मक का मतलब है कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी। दूसरा, मांग का नियम है वो विपरीत संबंध है, कीमत की विपरीत दिशा में मात्रा बदलेगी। तीसरी बात है अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अन्य बातों में आय, रुचि, फैशन, मौसम, जलवायु आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर इसमें मेन फैक्टर प्राइस है और प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है क्वांटिटी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि मांग के नियम में अर्थशास्त्र के हिसाब से यह नियम सभी अध्याय हैं, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, अपूर्ण प्रतियोगिता हो, तटस्थ वक्र हो या कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए अर्थशास्त्र में, उसमें मांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि अर्थशास्त्र है वो मांग और पूर्ति पर मुख्य रूप से आधारित है। अतः मांग के नियम का आपको अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ गया होगा। ऊंची कीमत पर कम मात्रा, नीची कीमत पर ज़्यादा मात्रा क्रय की जाती है। और मांग के नियम के लागू होने के कारण कहें या मांग रेखा बाएं से दाएं क्यों गिरती है, तो इसका पहला पॉइंट है आय प्रभाव। जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो एक तरह से हमारी आय बढ़ जाती है और ज़्यादा वस्तु क्रय करते हैं। जैसे लाल टमाटर 20 रुपये किलो है तो आधा किलो खरीदेंगे, 10 रुपये किलो हो गए तो हम 2 किलो खरीद लेते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। इसमें एक वस्तु महंगी होती है तो हम उसकी जगह दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं। जैसे आलू महंगा हो गया तो हम आलू की जगह कुछ पैसे बचाकर हम क्या करते हैं, पालक या टमाटर पर खर्च कर देते हैं जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद है नए क्रेता। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में सेब संतरे महंगे होते हैं तो कुछ लोग ही खरीद पाते हैं, संपन्न व्यक्ति खरीद पाते हैं और बीमार व्यक्ति खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही फसल का मौसम आता है तो सेब संतरे सस्ते होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर कोई सब्जी लाने वाला सेब संतरे भी क्रय कर लेता है क्योंकि इससे नए क्रेता उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है नए प्रयोग। जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसके हम नए प्रयोग शुरू कर देते हैं। जैसे मूंग मोठ की दाल है, महंगी होती है तो हम सब्जी के साथ केवल दाल ही बनाते हैं, लेकिन मूंग मोठ की दाल सस्ती होती है तो हम पापड़, बड़ी, भुजिया, पकोड़े आदि बनाने लगते हैं। इसी तरह से मांग के नियम के अंतर्गत लागू होने के कारण में पांचवा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है तो ऐसी स्थिति में हम उसी कीमत पर उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। कि 5 रुपये में एक बॉल पेन मिलता है, अब हम दूसरा बॉल पेन नहीं खरीदेंगे क्योंकि 5 रुपये में एक बॉल पेन की हमें आवश्यकता थी तो वो एक बॉल पेन हमने खरीद लिया।
अब बॉल पेन की रेट घटकर 4 रुपये हो जाए तो हम कितने खरीद लेंगे? 2 खरीद सकते हैं। इस तरह से ये मांग के नियम के लागू होने के कारण है। अपवाद में ये है कि कभी कभी ऊंची कीमत पर ज़्यादा खरीद लेते हैं और नीची कीमत पर क्या खरीद लेते हैं? कम खरीद लेते हैं। इसको अपवाद कहते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अपवाद है गिफिन की वस्तुएं। गिफिन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आयरलैंड के गरीब किसानों को अध्ययन किया कि वे आलू महंगा होने पर ज़्यादा खरीदने लगे और मांस सस्ता होने पर कम खरीदने लगे। इस कारण आलू और मांस की मांग रेखाएं बाएं से दाएं ऊपर चढ़ने लगी। ये नियम निकृष्ट वस्तुओं पर लागू होता है। जैसे शुद्ध घी और डालडा घी में शुद्ध घी श्रेष्ठ वस्तु है और डालडा घी निकृष्ट वस्तु है। जब डालडा घी महंगा होगा तो हम डालडा घी में से कुछ पैसे बचा देंगे और उस बचे हुए पैसे से हम क्या करेंगे? शुद्ध घी खरीदेंगे, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तरह से गिफिन ने ये कहा कि घटिया वस्तुएं सस्ती होने पर कम क्रय की जाती हैं। आप आजकल देखते होंगे कि सामान्य लोग हैं जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं हैं वो कम क्रय करने लगे हैं। आज सामान्य आदमी है डालडा घी कम काम में लेने लगा है और शुद्ध घी ज़्यादा काम में लेने लगा है। तो ये घटिया वस्तुओं पर लागू होता है, निकृष्ट वस्तुओं पर लागू होता है। फिर आपातकालीन वस्तुएं हैं कि कर्फ्यू में छूट होती है तो 2 रुपये किलो वाला आलू भी 20 रुपये किलो पर भी ज़्यादा खरीदते हैं, ये सोचकर कि बाद में आलू बेचने वाला आएगा या नहीं आएगा, आलू का बाद में भाव बढ़ सकता है। तो आपातकाल में हम ऊंची कीमत पर वस्तु ज़्यादा खरीद लेते हैं। फिर सट्टा है कि शेयर के भाव बढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं और महंगे होंगे और ज़्यादा शेयर खरीदते हैं, और जब भाव घटते हैं तो ग्राहक सोचते हैं, शेयर होल्डर सोचते हैं कि शेयर का भाव और कम होगा तो मुझे और नुकसान हो जाएगा, तब वो नीची कीमत पर शेयर और ज़्यादा बेचते हैं। इस कारण मांग रेखा बाएं से दाएं गिरने की बजाय ऊपर चढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि विलासिता की वस्तुएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कार, फ्रिज, एसी और अन्य विलासिता की वस्तुएं, आभूषण, हीरे जवाहरात वगैरह, ये विलासिता की वस्तुएं हैं और ये ऊंची कीमत पर भी ज़्यादा खरीदी जाती हैं। क्योंकि धनी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एक कार खरीदने के बाद दूसरी कार खरीदूंगा या तीसरी कार खरीदूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अन्य लोगों को क्या होगा? तकलीफ महसूस होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भावी परिवर्तन, कि भविष्य में वस्तु की कीमत घटने बढ़ने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में भी मांग रेखा बाएं से दाएं ऊपर चढ़ने लगती है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है। फिर हम लास्ट देखते हैं उपभोक्ता की अज्ञानता, जिसमें उपभोक्ता क्या है? ये मानकर चलता है कि महंगी वस्तु अच्छी होती है, इसलिए उसको ज़्यादा खरीदता है। बैनम ने एक चित्रों की पुस्तक का उदाहरण दिया कि जब वो पुस्तक है 3.5 पाउंड की थी तब सस्ती थी तो लोगों ने सोचा घटिया होगा। जैसे ही उसकी कीमत बढ़ा दी गई तो लोगों ने सोचा ये पुस्तक अच्छी होगी, इसलिए वो ज़्यादा खरीदी गई। इस तरह मांग के नियम की अपवाद हैं, लेकिन संक्षेप में है बात कि मांग का नियम एक सर्वविदित और सर्वकालिक और अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है, जिसके आधार पर ही सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। फिर हम देखते हैं मांग की लोच है, वो ये बताती है कीमत में परिवर्तन से मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। कि कीमत 10% बढ़ती है तो हम 20% मात्रा कम क्रय करते हैं, तो ये एग्जैक्ट संख्या के रूप में जानकारी प्राप्त होती है। प्रभावपूर्ण मांग के अंतर्गत है कि समग्र मांग है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, जिससे आय, उत्पादन, रोजगार का निर्धारण होता है। और समग्र मांग के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करते हैं कि लोगों में पैसे देकर खरीदने की क्षमता कितनी है। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है तो वहाँ रोजगार की संख्या निश्चित होती है। लेकिन फिर भी अगर बेरोजगार रहते हैं तो कीन्स ने कहा है कि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जा सके। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम देखते हैं तो आज मांग है वो कम है, प्रभावपूर्ण मांग कम है। कोरोना वायरस के कारण देश में आय, उत्पादन, रोजगार कम हुआ है और आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और गरीबी की
संख्या बढ़ी है, उद्योगों कारखानों में उत्पादन कम हुआ है और प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण से आर्थिक गतिविधियां थोड़ी सुस्त हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के आधारभूत नियम, मांग का नियम, मांग की लोच और प्रभावपूर्ण मांग का अध्ययन करके आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 1930 की मंदी में जब समस्याएं आई थी तो ऐसी स्थिति में कीन्स ने अल्प रोजगार की जिक्र करते हुए बताया कि हमें प्रभावपूर्ण मांग बढ़ानी चाहिए, कम मजदूरी पर ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और ज़्यादा रोजगार दिए जाने से सब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो बाजार में वस्तु क्रय करने जाएंगे, तो इससे उद्योग धंधों में उत्पादन शुरू होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए धन्यवाद। कितने मिनट का हो गया ये?